प्राकृतिक खेती या जीरो बजट प्राकृतिक खेती से जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं उन सभी को एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम कवर करेंगे, ताकि प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसे आसानी से लिख ले जाएं। प्राकृतिक खेती क्यों चर्चा में है? तो चर्चा में रहने का कारण क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को शुरू किया है। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक खेती पर चर्चा करेंगे, ये क्या होता है, इसके क्या घटक हैं, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच क्या अंतर है, प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है और इससे जुड़ी क्या चुनौतियां हैं, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और फिर वे फॉरवर्ड देखेंगे यानी समाधान है तो अब क्या सुझाव हो सकते हैं। तो सारे डायमेंशन हम इस टॉपिक के कवर करेंगे। प्राकृतिक खेती क्यों चर्चा में है? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसका कार्यान्वयन देख लेते हैं। अगले 2 वर्षों में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टरों में इसको लागू किया जाएगा। इसे 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इसके तहत 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। तो मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके घटक हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि ये केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत अगले 2 वर्षों में 15,000 ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर यानी समूह बनाया जाएगा, वहां पर इसे लागू किया जाएगा, जिसके माध्यम से 1 करोड़ किसानों तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा और इसके तहत 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 15,000 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल होंगी, 1 करोड़ किसान होंगे और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र होगा जहां पर प्राकृतिक खेती की जाएगी इस मिशन के तहत। इस मिशन के 3 प्रमुख घटक हैं, एक है जैव इनपुट संसाधन केंद्र, दूसरा है मॉडल प्रदर्शन फॉर्म और तीसरा है कृषि साखी। जैव इनपुट संसाधन केंद्र क्या होंगे? इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए उपयोगी जैव इनपुट की आसान उपलब्धता कराई जाएगी। अभी हम प्राकृतिक खेती जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हम किसी भी तरीके का बाह्य इनपुट यानी जो कीटनाशक, उर्वरक, रसायन, खाद जो डाली जाती है वो नहीं डाली जाती है, बल्कि इसमें हम बीजामृत और जीवामृत, बीजामृत जीवामृत का क्या मतलब होता है? जो गाय का गोबर और गोमूत्र होता है, इनका मिश्रण तैयार करके हम बीजों को पोषक प्रदान करते हैं और मृदा की उर्वरता के लिए इन्हीं सब जैविक पदार्थों को मिलाकर खाद बनाते हैं। तो इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो इन सबको अब कहाँ से किसानों को मिले, इसकी आसान उपलब्धता के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ से किसानों के लिए उपयोग हेतु जैव इनपुट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा इसमें है मॉडल प्रदर्शन फॉर्म। यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जो जीवामृत और बीजामृत है, अभी हम आगे जब उसको डिस्कस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जीवामृत और जो बीजामृत है, बीजामृत के अंतर्गत हम गाय के गोबर, गोमूत्र और चूना आधारित मिश्रणों का उपयोग करके बीज को पोषण प्रदान करते हैं। प्राकृतिक खेती के घटकों में बीजामृत होता है और दूसरा होता है जीवामृत। यहाँ पर हम गाय के गोबर, गोमूत्र, दाल और गुड़ों का मिश्रण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली ये दोनों जैव इनपुट हैं। अब इस तरीके के मिश्रण को तैयार करने के लिए किसानों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ये सारी चीजें वो तैयार कर सके और इनका खेती में इस्तेमाल कर सके अच्छे से। तो उसके प्रशिक्षण के लिए मॉडल प्रदर्शन फॉर्म इस मिशन के तहत इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तीसरा इस मिशन का घटक है कृषि साखी। इसके तहत इच्छुक किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाएगा और उन्हें संगठित करने का कार्य किया जाएगा, यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संबंध में किसानों को जागरूक किया जाएगा, इसके लाभ बताए जाएंगे ताकि किसान जो है प्राकृतिक खेती की तरफ मूव ऑन हो सके। तो यहाँ पर 3 प्रमुख घटक हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के। जैव इनपुट संस्थान केंद्र इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि किसानों को प्राकृतिक खेती से संबंधित जैव इनपुट की आसान उपलब्धता हो सके। मॉडल प्रदर्शन फॉर्म यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि किसानों को जैविक खेती से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सके। और तीसरा कृषि साखी, इसके तहत प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई कृषि पद्धतियों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। अब मिशन के उद्देश्य क्या हैं? तो मिशन के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य हो जाता है सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, क्योंकि जिस तरीके से कृषि पद्धतियां भारत में डेवलप हुई हैं, खासकर हरित क्रांति के बाद में खेतों में आप जानते हैं कीटनाशक उर्वरकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जो उपज होती है वो स्वास्थ्य
के लिए जोखिमपूर्ण है। अब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देकर सरकार सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का ये उद्देश्य निर्धारित कर रही है। तो प्राकृतिक खेती का पहला उद्देश्य यही हो जाता है, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सभी के लिए उपलब्ध कराना। दूसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्राकृतिक खेती के उत्पादों के मामले में मानक, प्रमाणन प्रक्रिया और ब्रांडिंग का निर्माण करना, ताकि इनकी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो और किसानों का इसका लाभ पहुंचे, राइट। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्राकृतिक खेती के उत्पादकों के मामले में मानक, प्रमाणीकरण प्रक्रिया और ब्रांडिंग का निर्माण करना। तीसरा इसका उद्देश्य है किसानों की इनपुट लागत को कम करके उनकी आय में वृद्धि करना, क्योंकि जब कीटनाशक, उर्वरक, ये सारे बाह्य इनपुट खेत में इस्तेमाल किए जाते हैं तो किसानों की जो लागत है खेती करने में वो ज्यादा आती है। क्योंकि इस तरीके की खेती में कोई बाह्य इनपुट शामिल नहीं होता है, इससे किसानों की इनपुट लागत को कम किया जाएगा ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो तीसरा उद्देश्य यह भी हो जाता है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित एकीकृत कृषि पशुपालन मॉडल को लोकप्रिय बनाना इसका चौथा उद्देश्य है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में जो जैव इनपुट होते हैं वो पशुधन से आते हैं। ऐसे में कृषि पशुपालन मॉडल को यहाँ पर लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भारत में आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पशुधन है, तो पशुधन और ज्यादा लाभकारी हो, उस संबंध में भी इसका उद्देश्य आप बता सकते हैं। पांचवा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित प्राकृतिक खेती के तरीकों को एकत्रित करना, उनकी पुष्टि करना और उनका रिकॉर्ड बनाना। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। सुरक्षित पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, प्राकृतिक खेती के उत्पादों के मामले में मानकीकरण, प्रमाणन प्रक्रिया और ब्रांडिंग का निर्माण करना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, ताकि प्राकृतिक खेती से तैयार उपजों का अच्छा मूल्य किसानों को मिल सके। तीसरा उद्देश्य है किसानों की इनपुट लागत को कम करके उनकी आय में वृद्धि करना। चौथा है कृषि पशुपालन मॉडल को लोकप्रिय बनाना, जो स्थानीय संस्थानों पर आधारित होता है। और पांचवा उद्देश्य है देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित प्राकृतिक खेती के तरीकों को एकत्रित करना, उनकी पुष्टि करना और उनका रिकॉर्ड बनाना। तो ये प्रमुख उद्देश्य हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब हम देखेंगे प्राकृतिक खेती क्या होती है, इसके कितने घटक हैं, क्या महत्व, क्या चुनौती है, वो सारी बातें अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक खेती क्या है, तो यह एक संधारणीय कृषि प्रणाली है जो सिंथेटिक कृषि रसायनों यानी उर्वरक, कीटनाशक आदि को समाप्त करते हुए पशुधन एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होती है। तो एक सिंपल डिफिनेशन आपको बता देनी है, यह एक जलवायु अनुकूलन या संधारणीय कृषि प्रणाली है जो सिंथेटिक कृषि रसायन यानी जो आर्टिफिशियल रसायन, उर्वरक, कीटनाशक जो खेतों में इन दिनों आप इस्तेमाल करते हैं, इनको समाप्त करते हुए पशुधन और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर ये आधारित होती है। प्राकृतिक खेती के घटक कौन से हैं, तो इसमें बीजामृत है, जीवामृत है, मल्चिंग, वहाप्सा और पादपों का संरक्षण, ये 5 प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक खेती के। बीजामृत में क्या होता है, बीजामृत यानी बीजों के पोषण के लिए जो जैव इनपुट तैयार किया जाएगा उसे हम बीजामृत कहेंगे। इसके तहत गाय के गोबर, गोमूत्र और चूना आधारित मिश्रण का उपयोग किया जाता है बीजों को पोषण प्रदान करने के लिए, वही होता है बीजामृत। जीवामृत क्या होता है, जीवामृत यानी मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जिन जैव इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाएगा प्राकृतिक खेती में उनको हम जीवामृत कहेंगे। और इसके तहत गाय के गोबर, गोमूत्र, दाल, गुड़ के मिश्रण का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। तीसरा है आच्छादन यानी जिसे हम मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग के तहत क्या किया जाता है, मृदा की नमी को संरक्षित करने के लिए फसलों और पुआल जो फसल अवशेष होते हैं उनका उपयोग करके मृदा को ढका जाता है, राइट। क्योंकि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत किसी भी तरीके की मशीनी प्रक्रिया को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। वैसे में मृदा की नमी को संरक्षित करने के लिए फसल अवशेषों का उपयोग करके मृदा को ढका जाता है। चौथा घटक है इसका वहाप्सा। वहाप्सा क्या होता है, इसके तहत मिट्टी में केंचुओं को सक्रिय करके वायु और जलवाष्प की उपलब्धता को बढ़ाया जाता है। और पांचवा इसका घटक है पादपों का संरक्षण। इस प्रक्रिया में जैविक मिश्रणों का छिड़काव किया जाता है जो कीट, रोगों, खरपतवार की समस्याओं को नियंत्रित कर पादपों का संरक्षण करता है। तो ये 5 प्रमुख घटक हैं, बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, वहाप्सा और पादप का संरक्षण। इनको अच्छे से आप देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर नेचुरल फार्मिंग के बारे में पूछा जाता है तो आपको इन घटकों का जिक्र करना होगा। अब हम जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि के बीच अंतर देख लेते हैं। अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चन में अंतर पूछ ले तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है।
प्राकृतिक कृषि क्या होता है, तो इसमें किसी भी तरह के बाह्य इनपुट जैसे जुताई, उर्वरक, कीटनाशक आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। वहीं जैविक कृषि के बारे में हमने कल प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जैविक कृषि में हम जैव इनपुट्स को शामिल करते हैं, यानी जो खेत के बाहर के जैव इनपुट्स जिसमें जैव उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट, ये सारे जो बाह्य इनपुट्स हैं उनको शामिल किया जाता है, राइट। यानी सिंथेटिक इनपुट्स की जगह हम जैविक इनपुट्स को जैव कृषि में शामिल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट, जैविक उर्वरक, ये सब शामिल किए जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक कृषि में ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक कृषि में जुताई, उर्वरक, कीटनाशक आदि का उपयोग हम नहीं करते हैं। प्राकृतिक नियमों के आधार पर प्राकृतिक खेती की जाती है। वहीं जैविक कृषि, इसके तहत कुछ स्वीकृति सिद्धांत और पद्धतियां हैं, उनका पालन यहाँ पर किया जाता है। कल हमने प्रीवियस क्लास में उन सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो प्राकृतिक कृषि प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती है, वहीं जैविक कृषि कुछ स्वीकृत सिद्धांतों और पद्धतियों पर आधारित होती है। प्राकृतिक खेती के अलावा इसमें जीवाणु एवं केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को बढ़ावा दिया जाता है। यानी प्राकृतिक खाद तो है ही है, जो जीवामृत, बीजामृत है, इसके अलावा भी जीवाणुओं और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। वहीं जैविक कृषि के माध्यम से खेतों में वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें चूंकि कोई बाह्य इनपुट्स नहीं शामिल किया जाता है, इसलिए मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जीवामृत का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जीवाणुओं और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को भी बढ़ावा दिया जाता है, ताकि मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जा सके। जैविक खेती में क्या किया जाता है? जैविक खेती में मृदा की उर्वरता के लिए हम वर्मी कंपोस्ट जैसी जैविक खादों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक कृषि, इसमें स्थानीय किस्मों के बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं जैविक खेती में प्रमाणित जैविक बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक खेती, इस पद्धति में फसल उत्पादन की लागत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी बाह्य इनपुट्स और मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। वहीं जैविक खेती अन्य पद्धतियों की तुलना में काफी महंगी हो जाती है, क्योंकि इसमें हम जैविक उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट, इन सब वह इनपुट्स को शामिल करते हैं जो पारंपरिक इनपुट्स की तुलना में काफी महंगे होते हैं, इसलिए ये खेती महंगी हो जाती है। वहीं प्राकृतिक खेती, चूंकि इसमें फसल उत्पादन के लिए किसी भी बाह्य इनपुट्स को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लागत कम आती है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर है प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि के बीच। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, राइट। अब हम देखते हैं प्राकृतिक खेती के क्या लाभ हैं। जैसे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को सेग्रीगेट करके देखा था, पर्यावरण, किसान और उपभोक्ताओं के संबंध में, उसी तरीके से अब हम यहाँ भी इसको सेग्रीगेट करके देखेंगे। प्राकृतिक खेती के पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या इसके लाभ हैं, किसानों के लिए इसके क्या लाभ हैं, और भी कुछ जो अन्य लाभ हैं, उन सभी को एक एक करके हम पॉइंटर फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, राइट। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्राकृतिक खेती के लाभ क्या हैं? तो इस कृषि पद्धति में चूंकि किसी भी बाह्य इनपुट को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इसे मृदा संरक्षण में सुधार होता है। मल्चिंग विधि द्वारा मृदा अपरदन को ये कम करती है। जैव विविधता में इसे वृद्धि होती है। भू जल संरक्षण के साथ साथ जल स्वस्थ यानी जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो प्राकृतिक खेती के ये कुछ प्रमुख पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में आप लाभ बता सकते हैं। मृदा में इससे सुधार होती है, चूंकि इसमें किसी भी रसायन, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मल्चिंग विधि प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस विधि के द्वारा हम फसल अवशोषों के माध्यम से मृदा को ढकते हैं, तो इससे मृदा की नमी बनी रहती है और साथ ही मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया है वो भी कम होती है। तो मृदा अपरदन को हम रोकते हैं। जैव विविधता में वृद्धि होती है और भूजल संरक्षण के साथ साथ जल स्वस्थ और जल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, क्योंकि जब हम रसायन, कीटनाशक और जो भी सिंथेटिक इनपुट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो भूजल की जो गुणवत्ता है वो लगातार खराब हो रही है। तो ऐसे में प्राकृतिक खेती न केवल भूजल को संरक्षित करेगा, बल्कि उसकी गुणवत्ता, उसके स्वास्थ्य में भी वृद्धि करेगा। तो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आप ये लाभ बता देंगे। किसानों के लिए क्या लाभ है? तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का बाह्य इनपुट शामिल नहीं होता है, जो किसानों की लागत को क्या करता है? कम करेगा। जब किसानों की लागत कम होगी कृषि में, तो उसकी आय स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। जीवामृत और बीजामृत जैसे स्थानीय संसाधनों को प्रोत्साहन मिलने से किसानों की महंगे उर्वरकों और रसायनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, राइट। यानी उनको उर्वरक और रसायन जो पारंपरिक खेती की पद्धति में इस्तेमाल करना होता है, उनको खरीदने के लिए
ऊंचे दाम देने पड़ते हैं, तो उन सब पर निर्भरता कम होगी, उनको जब खरीदना नहीं पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से वो लागत की कमी उनकी आय में वृद्धि करेगी। कम लागत, किसी भी बाह्य इनपुट और मशीनों का उपयोग न होने के कारण लागत में कमी आएगी, उपज में वृद्धि हो सकती है। इस कृषि पद्धति से गैर प्राकृतिक इनपुट्स के उपयोग को समाप्त करके पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि चुनौतियों में हम देखेंगे कि शुरुआती दौर में पारंपरिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती में जो पैदावार होती है वो कम होती है, लेकिन धीरे धीरे प्राकृतिक इनपुट्स को जब हम शामिल करते हैं तो मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है, जो एक समय बाद उपज में वृद्धि कर सकता है। तो इस कृषि पद्धति से गैर प्राकृतिक इनपुट्स के उपयोग को समाप्त करके दीर्घकाल में हम पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो किसानों के लिए ये लाभकारी होगा। प्राकृतिक खेती चरम मौसमी घटनाओं जैसे सूखा, तेज हवाएं आदि के प्रति अत्यधिक सहनशील होती हैं। प्राकृतिक खेती से तैयार उपज स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण ग्राहकों को ये अधिक आकर्षित करती हैं। जब इनकी ज्यादा डिमांड होगी तो वैसे में किसानों को ये अत्यधिक लाभकारी भी बनाएगी, राइट। स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण, चूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार स्वास्थ्य को लेकर अब जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए प्राकृतिक खेती से तैयार उपज या ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हमने इसके लाभों में देखा था कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होने के कारण अब इस तरीके के नेचुरल फार्मिंग से तैयार प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। पशुधन को और अधिक ये लाभकारी बनाएगा, क्योंकि जो जैव इनपुट्स हैं प्राकृतिक खेती में वो पशुधन से ही आएंगे, वैसे में पशुधन को ये लाभकारी और भी ज्यादा बनाएंगे, राइट। तो किसानों के लिए लाभ हो सकते हैं, उनकी आय में वृद्धि, लागत को कम करेगा, उपज में वृद्धि हो जाएगी। प्राकृतिक खेती चरम मौसमी घटनाओं के प्रति अत्यधिक सहनशील होती है। स्वास्थ्यवर्धक उपज होने के कारण ये ग्राहकों को अधिक आकर्षित करते हैं और पशुधन को अधिक लाभकारी ये बनाएगी। रोजगार सृजन के संबंध में भी इसका एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ है। प्राकृतिक फसलों के उत्पादन से लेकर वितरण एवं बाजार तक पहुंचने हेतु कृषि मूल्य श्रृंखला में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा। चूंकि प्राकृतिक कृषि हो चाहे जैविक कृषि हो, उसमें श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है। चूंकि इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, प्राकृतिक खेती से तैयार जो भी उपज होगी उनकी डिमांड बढ़ने के कारण ये थोड़े से महंगे भी बिकेंगे। ऐसे में किसानों को लाभ होगा, और किसानों के लाभ अन्य कारकों में भी हमने देखा। तो जब ये लाभकारी होगा तो इसमें रोजगार का सृजन भी होगा। और दूसरी चीज, प्राकृतिक खेती से तैयार उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक अतिरिक्त मूल्य श्रृंखला यहाँ पर तैयार होगी, जो रोजगार के नए अवसरों को पैदा करेगी, और ये नए अवसर ग्रामीण युवाओं के पलायन को रोकेगा। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। प्राकृतिक खेती में सिंथेटिक रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह उच्च पोषक तत्व और बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हुए स्वस्थ जोखिम और खतरों को समाप्त करता है। तो ये प्रमुख लाभ आप बता देंगे प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, किसानों के लिए लाभकारी होने के संबंध में, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य के लिए ये बेहतर है। अब प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई चिंताएं कौन सी हैं? तो चिंताओं में पहली चिंता तो यही हो जाती है, पैदावार की कमी शुरुआती चरण में इसमें देखा जाता है, जो किसानों की आय को प्रभावित कर सकती है। पारंपरिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती से प्रायः शुरुआती चरण में फसल की कम पैदावार होती है, इससे किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। इनपुट की आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं हैं। जैव उर्वरकों के निर्माण के लिए गाय के गोबर और गोमूत्र यानी जो जीवामृत और बीजामृत है, इसकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ज्ञान और कौशल की कमी भी है। जीवामृत और बीजामृत जैसे जैव इनपुट्स को तैयार करना और उनकी खेती में सही तरीके से प्रयोग करने के लिए कुशल और जानकार लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसकी प्रायः हमें कमी देखने को मिलती है। अगली चुनौती है बाजार संबंधी चुनौती। प्राकृतिक कृषि के उत्पादों के लिए अक्सर विशेष आपूर्ति श्रृंखला, उपभोक्ता जागरूकता, उचित विपणन सहायता और प्रमाणन तंत्र आदि की आवश्यकता पड़ती है, जिसका अभाव भारत में अभी देखने को मिलता है। तो बाजार संबंधी ये चुनौती है। नीतिगत और बुनियादी ढांचा से संबंधित चुनौतियां हैं, जिसमें मानकीकरण का मुद्दा एक है और दूसरा है सरकारी सहायता सीमित होना। प्राकृतिक इनपुट्स के गुणवत्ता संबंधी विनियमों और मानकों पर स्पष्ट दिशा निर्देशों का अभाव है। इसके कारण ये बाजार में प्राकृतिक उत्पादों को हतोत्साहित करते हैं और अंततः किसानों को मिलने वाले जो बिक्री के दौरान जो लाभ मिल सकता है इन प्राकृतिक उपज को बेचकर, वो नहीं मिल पाता है। दूसरी चुनौती है नीतिगत चुनौती में, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के लिए सरकारी सहायता सीमित है।
इसके कारण इस क्षेत्र में नवाचार करने और अपनाने की जो प्रगति है वो बहुत धीमी हो जाती है। इसके अलावा कृषिगत बुनियादी ढांचा, इसका भी हमें अभाव देखने को भारत में मिलता है। जलवायु परिवर्तन और कीट हमले एक अन्य चुनौती है इस प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई। प्राकृतिक खेती पर जलवायु परिवर्तन जनित मौसम की चरम स्थिति और कीटों के हमलों का खतरा बना रहता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में आप टिड्डियों का हमला देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर किसी तरीके की कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव नहीं किया जाता है, कोई बाह्य इनपुट शामिल नहीं होता। ऐसे में कीटों का जो हमला होता है वो इसे और भी ज्यादा सुभेद्य बना देता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई। शुरुआती चरण में कम पैदावार होना जो किसानों की आय को प्रभावित कर सकता है, और इस तरफ किसानों को आकर्षित करने में ये रोक सकता है, प्राकृतिक खेती को हतोत्साहित कर सकता है। कम पैदावार होना इसका शुरुआती चरण में। दूसरा, इनपुट्स की आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं, क्योंकि जीवामृत और बीजामृत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो, ये एक बड़ी चुनौती है। ज्ञान और कौशल की कमी के कारण जीवामृत और बीजामृत जैसे जैव इनपुट्स तैयार करने में भी हम देखते हैं एक बड़ी चुनौती अभी भी मौजूद है, क्योंकि इस संबंध में कुशल और जानकार लोगों की कमी देखी जाती है। बाजार संबंधी चुनौतियां हैं, आपूर्ति श्रृंखला, उपभोक्ता जागरूकता, विपणन सहायता, प्रमाणन तंत्र, इन सबका अभाव देखने को मिलता है। नीतिगत बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियां हैं, कृषिगत बुनियादी ढांचा अभी भी बेहतर नहीं है, मानकीकरण का मुद्दा है और सरकारी सहायता सीमित है। जलवायु परिवर्तन, कीट हमला जो इसे और भी ज्यादा सुभेद्य बनाता है, क्योंकि हम इस तरीके की खेती में किसी भी तरीके के कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते। और राजस्थान में टिड्डी के हमले को आप एक एग्जाम्पल के तौर में बता सकते हैं। अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, तो उन प्रयासों को एक चार्ट के माध्यम से आप बता सकते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, तो आप इसे बता देंगे। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र को स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है रसायन मुक्त कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना और प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणन कार्यक्रम का विकास करना। तीसरा आप कार्यक्रम बता देंगे भारत सरकार का राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जिसे 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। शून्य बजट प्राकृतिक खेती की शुरुआत बजट 2019-20 में की गई थी, ताकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके। गोवर्धन योजना, पीएम प्रणाम योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम, ये सभी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम है। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो ये भी आप एग्जाम्पल या सरकार के प्रयासों में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे सरकार के प्रयास हैं, आप इनको बता देंगे। अब आगे की राह देख लेते हैं कि और क्या किया जाना चाहिए, जो चुनौतियां हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपके क्या सुझाव हो सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए अलग अलग क्षेत्रों और पारिस्थितिकी तंत्रों में प्राकृतिक खेती की प्रभावकारिता, दक्षता का पता लगाने के लिए देश भर में वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भारत की जो जलवायु हो बहुत ही ज्यादा विविध है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की प्राकृतिक खेती की जाती है, तो उन सभी प्राकृतिक खेती और उनकी कितनी प्रभावकारिता है, उसकी दक्षता, इन सबका हमें वैज्ञानिक स्तर पर पता लगाकर ही इस तरीके की खेती को व्यापक स्तर पर शुरू करने की जरूरत है, ताकि इससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनको क्षेत्र विशिष्ट विशिष्ट आधार पर दूर किया जा सके। राइट। दूसरा, किसानों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। बीजामृत एवं जीवामृत जैसे जैव इनपुट तैयार करने के लिए व्यापक किसानों को कौशल प्रशिक्षण देना चाहिए। जागरूकता बढ़ानी चाहिए। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कीट नियंत्रण और फसल चक्र जैसी गतिविधियों के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि किसान जो है प्राकृतिक खेती को अपनाने में किसी भी तरीके का संकोच ना करें। इससे जुड़ी हुई जो भी आशंकाएं हैं उनको दूर करने की जरूरत है, जागरूकता को बढ़ाकर। प्राकृतिक खेती से तैयार उपज की बिक्री बढ़ाने के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और प्रमाणन व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। जैव इनपुट आपूर्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी और सहकारी पहलों के माध्यम से देसी गायों की नस्लों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि जैव इनपुट्स आपूर्ति की जो चिंता है उसको दूर किया जा सके। कुछ सर्वोत्तम पद्धतियां हैं प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई, उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और उस तरीके की कृषि पद्धतियों को हमें अपनाने की जरूरत है। जैसे आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम, ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम है, जिसके तहत प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई कृषि पद्धतियों को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है। और आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के तहत अब तक देखें तो 60 लाख तकरीबन किसानों को जो है इससे जोड़ा जा चुका है, इसका लाभ उनको मिल रहा है।
इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं उन पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्राकृतिक खेती से जुड़ी जो सर्वोत्तम प्रथाएं देश के इन क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं उस तरीके के कार्यक्रमों को जो है हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती से जुड़ी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु सरकारी सहायता में वृद्धि करनी चाहिए। कृषि संबंध बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए और इस क्षेत्र से जुड़ी कृषि पद्धतियों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास में भी सरकार को व्यय बढ़ावा बढ़ाना चाहिए और साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख सुझाव हो सकते हैं जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए। तो इस तरीके से हमने प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए सभी डायमेंशन को कवर कर लिया है। अब एक टॉपिक और रह जाता है, वो है संधारणी कृषि पद्धति। तो इसको हम अलग से नहीं पढ़ाएंगे। संधारणी कृषि पद्धतियों में ही जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों शामिल होती है। तो अगर आपसे संधारणी कृषि पद्धति पूछ ले तो आपको जो है अब लिख लेना चाहिए, क्योंकि सारी बातें हमने बता दी हैं। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती एक तरीके की संधारणी कृषि पद्धति है। तो अगर आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो संधारणी कृषि पद्धति पर अगर सवाल पूछ लिया जाता है तो आप उसे लिख पाएंगे। संधारणी कृषि पद्धति की कुछ अन्य विधियां भी हैं, जैसे मल्चिंग। मल्चिंग को हमने प्राकृतिक खेती के घटकों में देख ही लिया है। मल्चिंग के द्वारा मृदा की नमी को बढ़ाए रखने के लिए फसल अवशोषों के माध्यम से हम मृदा को ढकते हैं। शून्य जुताई यानी जिसे जीरो टिलिश कहते हैं, यहाँ पर मृदा में न्यूनतम छेड़छाड़ किया जाता है, यानी किसी भी तरीके की यहाँ पर मशीन के द्वारा खेतों की जुताई वगैरह नहीं की जाती है, जिसे हम कहते हैं शून्य जुताई। गहन कृषि पद्धति संधारणी कृषि पद्धति का ही एक घटक है, जिसमें हम कृषि वानिकी यानी कृषि में हम वानिकी को भी शामिल करते हैं। अंतर फसलीकरण है, यानी फसल में यहाँ पर विविधीकरण को शामिल किया जाता है। मौसम के अनुरूप जो है हम फसलों को बोते हैं ताकि मृदा में पर्याप्त इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिलते रहें। पर्माकल्चर, जिसे हम स्थायी कृषि भी कहते हैं। पर्माकल्चर स्थायी कृषि यानी यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक घटकों का इस्तेमाल करके एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर तरीके से खेती की जाती है। इसके बारे में गूगल पर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। पर्माकल्चर ये भी संधारणी कृषि और सतत कृषि का एक इम्पोर्टेंट घटक है। फसल चक्र, फसल आवर्तन या बहुफसल। बहुफसल यानी हम खेतों में अलग अलग तरीके की कई फसलों को बो सकते हैं। फसल चक्र यानी मौसम के अनुरूप जो है अलग अलग तरीके की फसलें बोना। मिश्रित कृषि, यहाँ पर कृषि के साथ साथ में पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है। तो संधारणी कृषि पद्धतियां हैं ये सब, जिसमें जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, मल्चिंग, ये सारी चीजें हमने पढ़ ही ली है। अब संधारणी कृषि से जुड़ी क्या चिंताएं हैं, तो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती से जुड़ी जो चिंताएं हैं वो संधारणी कृषि पद्धति से जुड़ी चिंताएं बन जाएंगी। क्या इसके लाभ हैं? तो अब आई होप इसको आप आसानी से लिख पाएंगे। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बताइएगा। संधारणी कृषि पद्धति के संबंध में आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी ग्रुप में, जिसका आप अच्छे से इस्तेमाल करके अगर संधारणी कृषि पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे लिख पाएंगे। हालांकि जो भी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से जुड़ी चुनौतियां या इसके लाभ, जो भी डायमेंशन है, सरकार के जो प्रयास हैं, वो सब आप संधारणी कृषि पद्धति वाले टॉपिक में यूज करके उसको बेहतर लिख सकते हैं।